स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 4 डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। और लेक्चर 1, 2, 3 अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। लेक्चर 1 पे मैंने बेसिक अर्थमेटिक्स कुछ सीरीज सीक्वेंस की बात की है। लेक्चर 2 में शायद ट्रिग्नोमेट्री की बात हुई है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और लेक्चर 3 में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन, पैराबोला और उनकी इक्वेशंस को लेकर के काफ़ी अच्छे आइडिया दिए गए हैं जो कि आपका काइनेमेटिक्स में यूज हो सकते हैं। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन के लिए सबसे पहले हम बात करते थे। डिफरेंशिएशन को हम लोग शुरू करें तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एग्जैक्टली रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज यानी कि किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज होने का रेट क्या है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी वन फिजिकल क्वांटिटी, एनी वन फिजिकल quantity with respect to other is defined as with respect to other is defined as differentiation। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर इज डिफाइंड एज डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब जैसे इसका मेनली जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट करना है। स्लोप, अब चाहे वो स्ट्रेट लाइन का हो या पैराबोला या किसी कर्व पाथ का हो, तो रेट ऑफ चेंज को ही हम स्लोप कह सकते हैं। जो रेट ऑफ चेंज है दैट इज़ द स्लोप। तो अगर हम ऐसा मान लें कि लेट अस सपोज कोई एक इक्वेशन है y इक्वल टू 3x + 5, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यू पर y अलग अलग आएगा। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट को शॉर्ट में W लिख देते हैं 2x। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x को हम यहाँ कह सकते हैं dy/dx। अब इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम देख पा रहे हैं जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि इसका स्लोप, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्लोप पॉजिटिव होगा, इंटरसेक्शन भी पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं इसका एक ग्राफ बना दूं इस टाइप से, y और x में ग्राफ बनेगा, x एक्सिस y एक्सिस, और ये एक स्ट्रेट लाइन चली जाएगी 3x + 5, इंटरसेक्शन भी पॉजिटिव है, दिस टाइप से ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। स्ट्रेट लाइन पर अगर मैं चेक करूँ किसी एक पॉइंट पर हूँ, अगर मैं एक पॉइंट से थोड़ा सा एक डेल्टा x डिस्टेंस बढ़ जाता हूँ तो इसका कोऑर्डिनेट डेल्टा y बदल जाता है, y कोऑर्डिनेट। तो स्लोप एग्जैक्टली थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अगर मैं tan थीटा चेक करूँ इस ग्राफ में, tan थीटा डेल्टा y/डेल्टा x होगा, इसी को स्लोप कहा जाता है। अगर ये बहुत छोटे हैं, डेल्टा x एंड डेल्टा y टेंडिंग टू 0 है, तो इनको dx एंड dy से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आपका स्लोप जो बन जाएगा ये स्मॉल चेंज के लिए तो dy/dx, dy/dx कहें, या लार्ज चेंज के लिए इसको डेल्टा y/डेल्टा x कह सकते हैं। हाँ, एक डिफरेंस होता है, इसको इंस्टेंटेनियस स्लोप कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस, और इसको कहा जाता है एवरेज स्लोप। एवरेज स्लोप ये इंस्टेंटेनियस स्लोप कहलाता है। और इन द केस ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में स्लोप कांस्टेंट होता है। स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है? क्योंकि अगर हम चेक करें कहीं से भी इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाए, ये एंगल थीटा सेम आएगा, कहीं भी आप बनाकर देख सकते हो। अगर मैं कर्व की बात करूं तो वहाँ पे भी एक स्मॉल x का चेंज होने पर, जैसे मैं यहाँ पे एक कर्व भी आपको बना के दिखा देता हूँ, कोई पैराबोलिक पार्ट आ जाए इस टाइप से, तो दिस इज़ y एक्सिस, दिस इज़ x एक्सिस, एंड लेट अस सपोज दिस एनी वन पॉइंट, if you change small delta x and it gets changed by small delta y, this is delta x, delta y or dx dy, then this part we assume as a straight line and this angle is theta, then tan theta is equal to dy/dx or for average delta y/delta x. Clear? And the slope of this line is
इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे वेरिएबल स्लोप होता है, कर्व में वेरिएबल स्लोप होता है। इट मीन्स डिफ्रेंशिएशन का एक फिजिकल में समझ में आ गया। डिफ्रेंशिएशन स्टैंड फॉर, कहीं वर्ड लिखा है डिफरेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन स्टैंड फॉर रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, डिफ्रेंशिएशन स्टैंड फॉर रेट ऑफ चेंज। तो इसमें कुछ सिंबल्स हैं, जैसे मैंने कहा dy बाई डी एक्स अगर मैं कह दूँ तो इसको रीड किया जाएगा रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं यहाँ पे dy बाई डी टी कह दूँ, dy बाई डी टी, तो इसको क्या कहा जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इफ t इज़ द टाइम एंड सो ऑन। तो ऐसे किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरे के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना है, उसी को ही डिफरेंशिएशन कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज डिफरेंशिएशन। तो चलिए इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले पे बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं सिंपल से उतनी ही मैथमेटिक्स पढ़ा हूँ जितनी कि इससे हमारा फिजिक्स का काम चल जाए। बाकी आपको मैथ में जब पढ़ाई जाएगी, अगर आप आईटी के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर डिटेल में पढ़िएगा, और नीट के हैं तो आपको इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूले इसके आ जाते हैं। तो कुछ फंक्शंस होते हैं, उनके डिफरेंशिएशन पढ़ने होते हैं। जैसे इसका फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। याद रखिएगा, ये जब डी अपॉन डी एक्स लिखा होता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज होता है, और फंक्शन भी एक्स का ही होना चाहिए। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है मल्टीप्लाई में, और पावर एक लेस कर देते हैं, एक्स पावर एन माइनस वन। ये एल्जेब्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल इसमें क्रिएट कर दूँ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर 5, तो इसका आंसर होगा 5 एक्स की पावर 4। सपोज कहीं ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको, y इक्वल टू एक्स टू पावर 7, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम देख पा रहे हैं कि y x का फंक्शन है, x बदलने के साथ साथ चेंज होने पर y भी चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं d अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, तो y ऊपर आ चुका है, विथ रिस्पेक्ट टू x ये नीचे आ चुका है, तो dy बाई डी एक्स, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ y के प्लेस पे x पावर 7, दैट बिकम्स 7x पावर 6 एज पर फॉर्मूला। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इन गिवन फंक्शन इज 7x पावर 6, दैट्स योर आंसर। ये एल्जेब्रिक फंक्शंस था। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड फॉर्मूले पे। दिस वाज फर्स्ट, नाउ सेकेंड, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स की पावर एन। ए इज एनी कांस्टेंट, यहाँ पे ए कोई कांस्टेंट होगा तो ए बाहर आ जाएगा, और ये डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन लिख दिया जाएगा। और ये हमारा फर्स्ट वाला फॉर्मूला बन चुका है, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी आपके पास ए एन आगे मल्टीप्लाई एक्स टू पावर एन माइनस 1, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे भी एक एग्जांपल लिख सकता हूँ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर सपोज 5x टू पावर 7 दिस। तो इसमें क्या होगा, 5 बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स फंक्शन के पास पहुंच जाएगा, डी अपॉन डी एक्स को डिफरेंशिएशन ऑपरेटर भी कह सकते हैं, x पावर 7 एंड 5 एज इट इज़। x पावर 7 का डिफरेंशिएशन करना है, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x पावर 7 माइनस 1 यानी कि 6 बच जाएगा, एंड योर आंसर बिकम 35x की पावर 6। दिस योर आंसर। ओके, अब बात करते हैं d अपॉन डी एक्स। मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ, थर्ड फॉर्मूला। अगर हमारे पास आ जाता है थर्ड फॉर्मूला, ऊपर ही लिख देता हूँ, थर्ड फॉर्मूला है d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। तो
आप गौर देखिए डी एक्स अपॉन डी एक्स से बनेगा ये, तो इसको हम डी एक्स अपॉन डी एक्स कह सकते हैं और दैट इज इक्वल टू 1। या इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स एंड एक्स टू पावर 1। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फॉर्मूला पावर आगे आ जाएगी, एक्स पावर एक कम हो जाए, 1 माइनस 1 जीरो हो गया, किसी पावर जीरो मतलब 1 होता है, एंड 1 मल्टीप्लाइड 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। सिमिलरली डी वाई अपॉन डी वाई को भी हम 1 कहेंगे, डी जेड अपॉन डी जेड कहीं आएगा उसको भी 1 कहेंगे, डी टी वाई डी टी कहीं आएगा उसको भी 1 ही कहेंगे। ठीक है, ये इक्वल होगा, राइट। चौथा फॉर्मूला है, अगर आप डी अपॉन डी एक्स यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं और यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म दिया है जो एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कांस्टेंट टर्म दिया है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है जीरो। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाता है। अब जीरो क्यों होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5। अब क्योंकि यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज चाहिए और ये 5 तो कांस्टेंट वैल्यू एक्स के साथ बदलेगी नहीं, तो इसको कैसे ट्रीट करते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5 इंटू एक्स टू पावर 0 लिख देते हैं। एक्स पावर 0 मतलब 1 होता है, यानी 5 ही लिखा हुआ, हमने कोई चेंज नहीं किया। अब हमारा ये सेकेंड फॉर्म वाला जो फॉर्मूला लिखा है ऊपर, ये ए एक्स पावर एन के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा, तो 5 बाहर आ गया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर 0 हो जाएगा। और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 5 बाहर है, 0 मल्टीप्लाई होगा, एक्स पावर एक कम हो जाए, 0 माइनस 1 माइनस 1, और 0 मल्टीप्लाई होगा चुका फंक्शन, नेट आंसर बिकम 0। तो ध्यान रखिए कोई भी कांस्टेंट टर्म आते हैं, कांस्टेंट टर्म में जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं, पाई है, 1/2 है, ऐसा कोई भी नंबर 3/4 है एंड सो ऑन, ये सब कांस्टेंट टर्म में यूज किए जाते हैं। ए बी सी कुछ इस टाइप से भी कुछ कांस्टेंट टर्म यूज हो सकते हैं फंक्शंस में, अल्फा बीटा, तो इस टाइप से आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिफ्थ फॉर्मूला नहीं है, फिफ्थ एग्जांपल ही होगा। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। एग्जांपल तौर पे जैसे हमने ले लिया y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो बोथ साइड डी अपॉन डी एक्स लगा दीजिए, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लेफ्ट में y था, इसको डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स क्यूब था, 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब इसी फॉर्मूले पर रहते हैं, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट ये डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर -3, इसको ऊपर ले गए -3, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फार्मूला -3 मल्टीप्लाई एक्स टू पावर -3 -1, दैट बिकम -4, -3 एक्स पावर -4, इट मीन्स -3 अपॉन एक्स टू पावर 4 इज योर आंसर। इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमने निकाल लिया गिवन फंक्शन में, उसकी वैल्यू -3 अपॉन एक्स पावर 4 आ रही है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 5 की पावर 2 दिया हुआ है, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी कैलकुलेट करें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन डी अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस 5 की पावर -2, क्योंकि इसको अपॉन से ऊपर ले गए -2, दिस बिकम्स -2 x प्लस 5 की पावर -3, दैट योर आंसर बिकम 2 अपॉन x प्लस 5 की पावर 3, दैट्स योर आंसर। हाँ, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इसमें कुछ चेन रूल भी लगता है, बट यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, x सिंगल पावर है, इसलिए हर एक इस टाइप ऑफ फंक्शन ऐसा नहीं करेंगे जब x की सिंगल पावर दिखे उसके साथ कुछ भी ना दिखे, ना तो कोई पावर हो अंदर ब्रैकेट में और ना ही उसका कोई मल्टीप्लाई, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ चेंज होता है तो उसको भी मैं आगे चेन रूल से बता दूंगा। तो ये आपके पास एग्जांपल आ गया। तो इस टाइप से एल्जेब्रिक फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन हमने सीख लिए। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के। फॉर्मूला नंबर 4 के बाद 5 आ जाएगा। फॉर्मूला नंबर 5, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये फॉर्मूला देता है कॉस एक्स। फॉर्मूला नंबर 6, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स जो होता है वो माइनस का साइन एक्स होता है। और भी फॉर्मूले हैं,
जैसे मैं यूज कर लूँ डी अपॉन डी एक्स, साइन का कॉस हो गया, कॉस का माइनस साइन हो गया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10x। 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। 7th नंबर, 8th नंबर, डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स, इसका सेक एक्स 10x होता है। और बाकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, साइन कॉस का अगर हमें पता है तो कुछ रूल से लेकर हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सम एंड डिफरेंस में कोई फंक्शन दिया है। 9th नंबर फॉर्मूला, डी अपॉन डी एक्स ऑफ f1 प्लस f2। दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर होता है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ f1 प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ f2, और प्लस माइनस दोनों का यूज़ करेंगे। प्लस दिया तो प्लस यूज़ करें, माइनस दिया तो माइनस यूज़ करें। इस पर मैं एक एग्जांपल देख लेता हूँ। तो लेट अस सपोज इधर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल y इज इक्वल टू 3x पावर 7 प्लस 5 साइन x दिया हुआ है। फाइंड dy बाई डी एक्स। तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स लगा देते हैं। डी अपॉन वाई अपॉन डी एक्स इसको टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3x टू पावर 7 प्लस 5 साइन एक्स। ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर होता है, यहाँ इधर लेफ्ट साइड में डी वाई बाई डी एक्स चलता रहेगा। डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3x पावर 7 प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5 साइन एक्स। दिस बिकम्स 3 बाहर आ जाएगा, x पावर 7 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 7x पावर 6 प्लस 5 बाहर आ जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x हो जाएगा। and your answer becomes 21x to power 6 plus 5 cos x. That's your answer. Okay, 9th 10th नंबर है d अपॉन डी एक्स ऑफ f1 इंटू f2 प्रोडक्ट का। तो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इस पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज y इक्वल टू 6x स्क्वायर साइन, ऐसा नहीं लेता, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट अस सपोज सिंपली वेरीफाई कराने के, एज वी नो d अपॉन डी एक्स ऑफ x पावर 7, पहले वाले फॉर्मूले से पता है इसकी वैल्यू होगी 7x पावर 6। बट इसको मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला फॉर्मूला नंबर 10 वेरीफाई कराने के लिए मैं इसको कह देता हूँ d अपॉन डी एक्स ऑफ, इसको किसी दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। लेट अस सपोज x पावर 5 और x पावर 2। तो ऊपर से कंपेयर करें तो ये हमारा f1 हो जाएगा और ये वाला टर्म f2 हो जाएगा। अब फॉर्मूला नंबर 10 में हम कंपेयर करके इसको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड x पावर 2 प्लस सेकेंड फंक्शन x पावर 2 डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x पावर 5। दिस बिकम्स x पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा, x पावर 1 बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, x पावर 5 का डिफरेंशिएशन होगा 5 आगे आ गया, x पावर 4 बच गया। दिस बिकम्स 2x टू पावर 5 और मिला के 6 हो जाएगा प्लस दिस इज 5x पावर 6, x पावर 6 कॉमन ले लीजिए, 2 प्लस 5 मिला के 7 हो गया, 7x पावर 6। हेंस द फॉर्मूला वेरीफाइड। एक सिंगल टर्म से भी हमारा वही आंसर आ रहा है जो ऊपर दिया है और यहाँ पर भी वही आंसर आ रहा है। तो ऐसे ही हम दो फंक्शन के प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला है, उसको भी चेक करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट इज आफ्टर 10 दैट इज 11th नंबर, d अपॉन डी एक्स ऑफ f1 अपॉन f2। दिस बिकम्स f2 स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर जिसका स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ
फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों में आता है, ठीक है। जैसे इसको मैं एक वेरीफाई कर लेता हूँ, इसी x पावर 7 का डिफरेंशिएशन वेरीफाई करता हूँ, राइट। तो देखते हैं x पावर 7 को वेरीफाई कर लेते हैं। ये ऊपर ड्रैग हो गया। फिर से हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज d अपॉन डी एक्स ऑफ x पावर 7 है, इसको मैं लिख दूँ d अपॉन डी एक्स ऑफ x पावर 11 अपॉन x पावर 4। अब आप देख पा रहे हैं हमारा f2 x पावर 4 हो जाएगा, f1 x पावर 11 हो जाएगा। तो इसको एस पर फॉर्मूला यूज़ करते हो तो f2 x पावर 4 है तो नीचे f2 का स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड फंक्शन x पावर 4 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x पावर 11 का डिफ्रेंशिएशन माइनस फर्स्ट फंक्शन इज x पावर 11 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड d अपॉन डी एक्स ऑफ x पावर 4। इट बिकम्स x पावर 4 इंटू एक्स पावर 11 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 11 x पावर 10 माइनस x पावर 11 एज इट इज़ इंटू एक्स पावर 4 का 3 x की पावर, सॉरी फॉर दैट 4 आगे आएगा 4x पावर 3, 4x टू पावर 3 अपॉन x टू पावर 8। दैट बिकम्स x पावर 10 एंड 4 मिला 14, 11x पावर 14 माइनस 4x टू पावर 11 और 3 मिला के 14 अपॉन x टू पावर 8। इट मीन्स 11 माइनस 4 7x पावर 14 अपॉन x टू पावर 8। दिस बिकम्स 7x पावर 6 एंड दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरीफाइड। आप देखो ऊपर भी ये मेरे प्रोडक्ट से मैंने वेरीफाई कर लिया है, डिवीजन से वेरीफाई कर लिया है। एग्री विद दिस। 11th नंबर हो गया। 12th नंबर फॉर्मूला है d अपॉन डी एक्स ऑफ। अच्छा एक चीज़ मैं और यहाँ बताना चाहता हूँ, ये जो फॉर्मूला आपके पास डिवीजन वाला आया है डी f1 अपॉन f2, यहीं से आप साइन का डिफरेंशिएशन अगर आपको पता है, कॉस का पता है, तो आप एग्जाम्पल तौर पे, मैं पूरा नहीं करूँगा, एग्जाम्पल तौर पे आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको d अपॉन डी एक्स ऑफ 10x निकालना हो तो 10x को आप लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x अपॉन कॉस x, और इसको यूज़ कर दीजिए और यू विल गेट वेरीफाइड। जो मैंने ऊपर 10x का डिफरेंशिएशन लिखा है सेक स्क्वायर x, वो आपको मिल जाएगा। ऐसे कॉट से कॉस x सबका आप यूज़ कर सकते हैं, तो एज पर रिक्वायरमेंट आप यहाँ से रिजल्ट निकाल सकते हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज फॉर्मूला नंबर 12 नंबर फॉर्मूले में चलते हैं। 12 नंबर फॉर्मूला हमें क्या दे देगा d अपॉन डी एक्स। अभी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e पावर x, e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e पावर x ही होता है, इसका यूज़ कहीं आगे करेंगे भी, हम देख लेंगे। और 13 नंबर है d अपॉन डी एक्स ऑफ ln x, ln log बेस ई वाला, इसका होता है 1 अपॉन x। ये दो फॉर्मूले भी आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। और अभी बेसिक मैथमेटिक्स यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में इससे ज़्यादा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। हम बात करते हैं इसमें एक चेन रूल होता है या सब्स्टिट्यूशन रूल होता है, उसको कैसे हम फॉलो करते हैं। तो कुछ सम इम्पॉर्टेंट केसेस हैं, सम इम्पॉर्टेंट केस हम यहाँ दिखा देते हैं आपको। लेट अस सपोज, मान लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, d अपॉन डी एक्स ऑफ, अभी आपको मैंने पढ़ाया साइन x। आप गौर देखें यहाँ पे x का फंक्शन है और मैं ब्लू से नीचे कर रहा हूँ, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। इसका डिफरेंशिएशन आपको फॉर्मूला मैंने बताया cos x होता है। एग्जैक्टली सही बात यह है कि यहाँ पर साथ में मल्टीप्लाई में जो ऊपर रेड कलर से लिखा है और जो नीचे ब्लू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, वो टर्म भी आते हैं dx अपॉन डी एक्स। बाई डिफॉल्ट dx बाई डी एक्स 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये आपको सिर्फ cos x दिख रहा होता है। अब यहीं पे मैं फंक्शन को बदल दूं, इसी को चेन रूल भी कह रहे हैं, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन 5x कर दूं, तो साइन का डिफरेंशिएशन एज इट इज़ cos का फंक्शन बन जाएगा, तो cos 5x ही बनेगा। लेकिन अब यहाँ गौर देखिए, फिर से मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, रेड में यहाँ पे साइन अंदर 5x है फंक्शन में, जबकि ब्लू कलर से मैंने जो किया है वो x है।
तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स, ये नीचे ब्लू कलर वाला डी एक्स के इसमें डिफ्रेंशिएशन था, और रेड में जो लिखा है वो 5x का डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना होता है। एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे 5x का डिफ्रेंशिएशन 1 नहीं हो, उसकी वैल्यू 5 आएगी। देन योर आंसर बिकम cos 5x इंटू 5 बाहर आएगा, और अब ये dx अपॉन dx बचेगा, और ये होगा 1। तो योर आंसर बिकम्स 5 cos 5x। एग्जैक्टली इसी को चेन रूल कहते हैं। तो आपके पास चेन रूल, तो इस टाइप से आपको याद रखना है। जैसे और भी आपके पास फंक्शन मिल सकते हैं। अभी मैंने ऊपर एक एक्सपोनेंशियल वाला दिखाया है, लॉग वाला दिखाया है, तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आपको कहीं मिल जाए डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एल्फा एक्स, ये मिल गया। अब इसमें भी क्या है, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन अभी आप ऊपर देखें ई की पावर एक्स ही है, ठीक है, और इसमें भी एक डी अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई होता है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स जो आपने पढ़ा वो ई की पावर एक्स ही था, बट जो ये ऊपर एक्स लिखा है और डिनोमिनेटर में उसके रिस्पेक्ट में डी एक्स अपॉन डी एक्स डिफ्रेंशिएट होता है, ओके, मल्टीप्लाई होता है। तो बाई डिफ़ॉल्ट ये भी यहाँ पे 1 बन जाता है, जैसे साइन वाले फंक्शन में था। अब यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, तो इसकी वैल्यू देखें तो जो डिफ्रेंशिएशन करेंट ई पावर एक्स का जो फंक्शन है एज इट इज़ ऐसा बना रहेगा माइनस एल्फा एक्स, तो ये आंसर होगा ही होगा। साथ में डी अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस एल्फा एक्स का डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई भी किया जाएगा, ठीक है। तो योर आंसर बिकम्स ई पावर माइनस एल्फा एक्स, और इसमें माइनस अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, और डी एक्स अपॉन डी एक्स, अब ये डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो जाएगा। देन योर आंसर बिकम्स माइनस अल्फ़ा को आगे लिख देते हैं, माइनस एल्फ़ा ई पावर माइनस एल्फ़ा एक्स, दैट बिकम योर आंसर। इस टाइप से हम चेन रूल को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। इसी टाइप के एग्जांपल में बच्चों को मोस्टली दिक्कत आती है। आप पास लिखा है डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ओमेगा टी। सिंपल सी बात है, साइन का फंक्शन है तो कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, बट इट इज़ नॉट ओनली टी, सॉरी फॉर दैट, मैंने टी का लिखा हुआ एक्स में डिफ्रेंशिएट कर दिया, यहाँ टी लिखा जाएगा। जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है। तो ये कॉस ओमेगा टी आ गया, इसके साथ साथ डी अपॉन डी टी ऑफ ओमेगा टी करेंगे तो ओमेगा एज ए कॉन्स्टेंट बताया जाता है यहाँ पे, तो बाहर हो जाएगा, टी का टी के साथ 1 हो जाएगा। दिस बिकम्स कॉस ओमेगा टी इंटू एक टी ओमेगा बाहर आएगा, और डी टी बाई डी टी यूज हो जाएगा, और डी टी बाई डी टी 1 होता है। योर आंसर बिकम्स ओमेगा कॉस ओमेगा टी, दैट्स योर आंसर। क्लियर है। अब एक और खासी सी बात बताते हैं आपको, एक एग्जांपल और है, ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल में काउंट होता है, माइंड करेगा इस चीज़ को। सपोज खासकर मैं काइनेमेटिक्स से रिलेटेड एग्जांपल उठा लेता हूँ। आप पास दिया है v इक्वल टू 3x² प्लस 4। सपोज v वेलोसिटी है और x पोजीशन है किसी बॉडी की, तो कंफर्म है कि ये दोनों ही टाइम डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपसे पूछा जाए फाइंड डी बाई डी एक्स, तो लेफ्ट साइड में मैंने डी अपॉन डी एक्स लगाया, तो राइट साइड में डी अपॉन डी एक्स यूज़ कर देता हूँ। दैट बिकम्स 3x² प्लस 4, डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3x² प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 4, दिस बिकम्स 3 बाहर आ जाएगा, x² का 2x हो जाएगा, कांस्टेंट का 4 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। देन योर आंसर बिकम्स 6x डी बाई डी एक्स, आपका 6x आ गया। एक चीज़ मैंने ये दिखा दी, क्योंकि v x का फंक्शन तो सीधे डी बाई डी एक्स हमने निकाल दी, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब आपसे कई बार ऐसा पूछा जाता है फाइंड डी बाई डी टी, फाइंड डी बाई डी टी, निकालें। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ डी अपॉन डी टी लगा दूँ इस वाले फंक्शन में, तो दैट बिकम डी अपॉन डी टी ऑफ 3x² प्लस 4। सेम जैसे डी अपॉन डी एक्स यूज़ किया था वैसे डी बाई डी टी यूज़ कर लेते हैं। देन डी बाई डी टी
इसको तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, डी अपॉन डी टी ऑफ 3x² प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ 4। अब ध्यान दीजिएगा, ये डी वी बाई डी टी 3 बाहर आ जाएगा। गॉस देखिए ये फंक्शन x का है और किसके रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करना, t के। और मैंने ऊपर बताया कि पोजीशन हो या वेलोसिटी दोनों ही t डिपेंडेंट हैं, दोनों ही t डिपेंडेंट हैं। तो ये बात कंफर्म है कि यहाँ पे t के साथ x तो बदल रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये कांस्टेंट में तो ट्रीट नहीं हुआ, कांस्टेंट 3t2 था, बाहर आ गया था। तो x² का सिंपली जैसे आपने यहाँ किया x के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, 3x², सॉरी x² का 2x डिफ्रेंशिएशन किया है, वैसे 3 बाहर आएगा, x² का 2x लिखा जाएगा, लेकिन साथ में एक dx बाई डी टी और लगा दिया जाएगा, dx बाई डी टी और लगा दिया जाएगा। प्लस कांस्टेंट जो है ये कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन टाइम साथ बदलता नहीं, 0 हो गया। तो आपके पास डी वी बाई डी टी जो आपके पास आ जाएगा वो 6x इंटू डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा, 6x dx बाई डी टी। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा, ये 6x dx बाई डी टी आएगा, ये आप नेक्स्ट लाइन यहाँ पे देखिएगा। और अगर x आपकी पोजीशन है तो ये डी वी बाई डी टी, ये जो टर्म आया है आपका, ये डी वी बाई डी टी एसेलरेशन बन जाएगा, 6x और डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी होता है, डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी होता है। तो डी एक्स बाई डी टी को मैं वेलोसिटी लिख दूंगा, और वेलोसिटी ऊपर मैं कहीं लिख चुका हूँ जो क्वेश्चन में दिया था, 3x² पर 4। तो ये आप पास a आ जाएगा 6x इंटू वेलोसिटी को 3x² प्लस 4। ये आप पास एसेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x निकल आएगा। और अगर आप लोग जानते हो, इफ़ यू आर पास आउट स्टूडेंट, तो आप ये ऐसा भी चेक कर सकते हैं, ये डी वी बाई डी एक्स आ चुका है और ये वेलोसिटी आ चुकी है। तो एसेलरेशन एक फॉर्मूला और भी होता है, वी डी वी बाई डी एक्स, वी डी वी बाई डी एक्स। तो वी आपके पास ये लिखा है फर्स्ट, और डी वी बाई डी एक्स से निकाल लें, मल्टीप्लाई कर दिए तो ए की वैल्यू आ जाएगी, वी है 3x² प्लस 4 और डी वी बाई डी एक्स है 6x, और ये आपका एसेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन आ चुका है। और गौर से देखें ये दोनों आंसर एक ही आ रहे हैं। तो आप जब भी एसेलरेशन वी एक्स इक्वेशन दी हो तो आप फ्री हैं x में डिफ्रेंशिएट करने पर डी वी बाई डी एक्स निकले, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। या फ्री है t में करने पर तो यहाँ चेन रूल लगेगा, 3x² का 3 बाहर 2x तो होगा ही होगा, और साथ में एक dx बाई डी टी और लगा देना है आगे चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर मैं इसको एक और तरीके से भी आपको समझाता हूँ। लेट अस सपोज आप पास ये v लिखा था, सिर्फ इतने पार्ट को मैं ले लेता हूँ 3x² को। अगर यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स लगाया मैंने, क्योंकि x का फंक्शन दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, डी अपॉन डी एक्स 3x² ये लिखा है, तो 3 बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ x² हो गया। अब ये तो सिंपली फॉर्मूला x का फंक्शन है, x में करना कोई दिक्कत नहीं, 3 बाहर है, x² के पावर 2 आ गया है, एक x 6x आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन अगर इसी में डी वी बाई डी टी करना हो तो डी वी बाई डी टी इसको टू डी अपॉन डी टी ऑफ 3x², ठीक है। तो डी वी बाई डी टी आपके पास आएगा, 3 बाहर आ गया, डी अपॉन डी टी ऑफ x²। अब हमें ये तो पता है x t के साथ बदल रहा है, बट x का फंक्शन है तो डिफ्रेंशिएशन भी x के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो हम यहाँ एक जुगाड़ यूज़ करते हैं, जुगाड़ ये यूज़ करते हैं, अगर हम यहाँ dx और dx का मल्टीप्लाई कर दें कोई फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम इसमें से dx से मल्टीप्लाई कर दिया और इतना ये टर्म मैं अलग लिख देता हूँ, जिसको मैंने ब्लू से कवर्ड कर दिया है। ये टर्म अलग लिख दूँ तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 3 इंटू, जिसको मैंने ब्लू से कवर्ड किया वो मैं लास्ट में लिखूँगा। और देखिए डी अपॉन डी एक्स, ये डी बचा है और ये डी एक्स बचा है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ x² बचा है, और जो मैंने ब्लू से कवर्ड किया था वो dx बाई डी टी बचा है, वो है। तो आप पास 3, अब ये तो आपका x का फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन, इसका तो 2x हो जाएगा इंटू dx बाई डी टी आ जाएगा। देन योर आंसर बिकम्स 6x इंटू dx बाई डी टी। और dx बाई डी टी को हमने ऊपर बताया था वेलोसिटी लिख सकते हो। तो देखिए गौर से आप इस वाले टर्म को इससे कंपेयर कर पा रहे हैं जो मेरा नीचे लिखा है, और ये मैंने ऊपर भी लिख रखा है ये चीज़, ठीक है। तो देखिए यही चीज़ आई है यहाँ पे, देखिएगा 3x² का 3 बाहर आ गया, x² 2x के इंटू dx बाई डी टी लगा दिया।
ठीक है, आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, टी के रिस्पेक्ट में आया है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना था टी के रिस्पेक्ट में, डी एक्स मल्टीप्लाई का तो एक डी अपॉन डी एक्स यहाँ बन जाएगा जैसा ये बना हुआ है, और एक डी एक्स बाई डी टी बाहर चला जाएगा। तो इस टाइप से आपका आंसर मिल सकता है। इतनी बात क्लियर है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी है जो कि डिफ्रेंशिएट करने में यूज होती है। तो काइनेमेटिक में खास कर डिफ्रेंशिएशन कहाँ यूज होता है, अगर आपको पोजीशन एक्स दी हुई है, पोजीशन एक्स दिया हुआ है, तो डी एक्स बाई डी टी आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगा। इफ वेलोसिटी y दिया हुआ है तो डी वाई बाई डी टी इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन दे देगा। कई बार आपको डी वाई बाई डी वी बाई डी एक्स भी निकालना पड़ सकता है, जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल में लिया है। तो ये स्लोप ऑफ वी एक्स वेलोसिटी पोजिशन ग्राफ आपको डी वी बाई डी एक्स देगा। तो एसिलरेशन कई बार v इंटू डी वी बाई डी एक्स से भी निकाला जा सकता है। क्लियर है। और ये जो डी एक्स बाई डी टी किया ये स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ होगा, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ वेलोसिटी देगा। और ये जो दिया है ये स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ होगा, एसिलरेशन देगा, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। तो ये डिफ्रेंशिएशन के यूजेस आपके हो सकते हैं। एक और मैं एग्जांपल लेके आपको इसमें समझाना चाहूँगा। एक एग्जांपल और है, वो एग्जांपल है जैसे आपको पोजीशन कहीं दी दी गई x इक्वल टू 3t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 2। तो ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, पोजीशन वर्सेस टाइम, पोजीशन वर्सेस टाइम, एस टी ग्राफ या एक्स टी ग्राफ कह सकते हैं। तो अगर मैं इसका डी एक्स बाई डी टी करूँ तो इसका 3 बाहर आ जाएगा, टी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3t स्क्वायर, माइनस 5 बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 9t स्क्वायर माइनस 10t। ये डी एक्स बाई डी टी है। इसको ऐसे मैं वेलोसिटी भी लिख सकता हूँ, इसको बोला जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। यानी कि आपने एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, एक बार और कर दें, सॉरी यहाँ कुछ गलत लिख गया है, डी एक्स बाई डी टी होना चाहिए, डी एक्स बाई डी टी। जब एक बार और करते हो तो ध्यान दीजिएगा इसको डी टू एक्स अपॉन डी टी टू, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे और तो ये 9 हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, माइनस 10 बाहर आएगा और टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। दिस बिकम्स 18t माइनस 10। ये आप पास सेकेंड डेरिवेटिव है, या इसी को वेलोसिटी का सिंगल डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। वेलोसिटी का सिंगल डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v ये तो 18t माइनस 10 आ गया है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी या सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, दोनों को ही एसिलरेशंस कहते हैं। तो ये आपके पास एसिलरेशन टाइम के साथ, यानी कि एक वेरिएबल एक्सप्रेशन की इक्वेशंस होती है, और ये आपके पास एक आंसर मिल जाता है। वेलोसिटी आपके पास ये मिल चुकी है, आप चाहें तो इसको भी टिक कर सकते हैं, ये वेलोसिटी जैसा टर्म मिल जाता है। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, स्लोप कैसे कैलकुलेट होता है और इसके साथ साथ मैक्सिमा मिनिमा। तो देखिए स्लोप कैसे कैलकुलेट होता है। स्लोप अगर मुझे निकालना है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे y इक्वल टू 5x प्लस 3। तो कन्फर्म ये y और x बना हुआ ग्राफ होगा, एक्स वाई प्लेन पे बना हुआ कोई ग्राफ होगा, x एंड y पे जो ग्राफ होता है उसके स्लोप को dy बाई dx कहा जाता है, स्लोप। तो वैसे तो हम इसका स्लोप बड़े आसानी से लिख सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके m ही इसका स्लोप कहलाता है, जो कि 5 आ जाएगा। बट इसको डिफ्रेंशिएट कर लें तो dy बाई dx करें तो d अपॉन डी एक्स ऑफ 5x प्लस 3 होगा। 5 बाहर आ गया, x का एक्स्ट्रा डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा कांस्टेंट, तो 5, और ये dy बाई dx आपके पास स्लोप आ चुका है। ठीक है।
अब मैं एक चीज़ इसमें बताने जा रहा हूँ, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या है वो देख लेते हैं। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी फिजिक्स में कई बार यूज होता है, बहुत सिंपल तरीका है और बहुत बेसिक चीज़ बताऊँगा, मैथ में इसकी बहुत डिटेल होती है। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है हम वो चेक करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया है, y इक्वल टू x³/3 - 5x² + 6। ये बात कंफर्म है कि x के डिफरेंट वैल्यू पर y की वैल्यू अलग अलग होगी। तो फाइंड x एट विच y इज मैक्सिमम एंड ऑल्सो फाइंड y मैक्स। यानी दो चीज़ें निकालनी है कि x की कौन सी वैल्यू रख दें, x की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिस पर y मैक्सिमम हो, और तो पहले तो x की वैल्यू फाइंड करनी है जिस पर y मैक्सिमम हो, पता है कि y की मैक्सिमम वैल्यू भी क्या है। ऐसे इसका सेकेंड पार्ट आता है, x एट विच y इज मिनिमम, x की वो वैल्यू बताए जिस पर y मिनिमम है, एंड ऑल्सो फाइंड y मिनिमम। y मिनिमम भी निकालना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए कई स्टेप्स होती हैं, मैं सोल्यूशन बताता हूँ आपको। स्टेप वन कैसे करते हैं वो देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, तो dy/dx कैलकुलेट करिए। आप पास आएगा 1/3 इंटू x³ का हो जाएगा 3x² -5/2 बाहर, x² का होगा 2x, और सॉरी फॉर देट यहाँ पे x होना चाहिए था, ठीक है, क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। तो +6 बाहर आ गया और x का हो जाएगा 1। तो dy/dx हमारे पास आ चुका है, dy/dx की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, x² -5x + 6। ये स्टेप 1 थी, स्टेप 1। इसके बाद स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप टू में हम क्या करते हैं, इसको जो भी dy/dx आया उसको 0 कर देते हैं। तो ये x² -5x + 6 को 0 किया जाएगा। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, इसके फैक्टर आएंगे x -3 x -2, इसको तो 0। तो x की दो वैल्यू आ गई, +2 एंड x = +3। ये दो वैल्यू आ चुकी हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप पे हमने dy/dx को फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, उसको 0 कर दिया। अब हमारे पास एक थर्ड स्टेप आती है। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, स्टेप 3 डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव। तो d2y/dx2 आ जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव। अभी मैंने ऊपर सिखाया था आपको, पोजीशन का सेकेंड डेरिवेटिव एक्सप्रेशन होता है। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया दिस वन, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हो, तो x² का डिफ्रेंशिएशन दिस वन, इसको ध्यान दीजिएगा। x² का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x -5 बाहर आ गया, x का 1 हो गया और 6 का 0। तो सेकंड डेरिवेटिव आपके सामने ये आ चुका है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। अब स्टेप 4 में क्या करते हैं, पुट वैल्यूज ऑफ x इन सेकेंड डेरिवेटिव d2y/dx2 पुट करें और चेक करें क्या आ रहे हैं। तो एट x = 2 d2y/dx2, इसको ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं x = 2 पर। तो जो x आया उसके लिए 2 रख दीजिए, तो 2 × 2 -5, ये आपके पास -1 आएगा। अब इंपॉर्टेंट से ध्यान रखना, -1 आए, -5 है, -100 है, -1000 है, इससे मतलब नहीं। दिस इज निगेटिव वैल्यू। कैसी वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू। x की किसी एक वैल्यू पर, x = 2 पर डबल डेरिवेटिव निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है इट इज़ मैक्सिमा। तो यहाँ एक नोट लिख देता हूँ, एट x = 2
d2y upon dx2 is negative, hence at x is equal to 2 y is maximum, ठीक है। अब हम एक चीज़ और चेक कर लेते हैं इसी में ही, एट एक्स इक्वल टू 3 चेक कर लेते हैं, d2y अपॉन dx2 एक्स इक्वल टू 3 पे, तो दैट बिकम 2 इंटू 3 माइनस 5, ये आ गया +1। अब यहाँ पे +1 से मतलब नहीं, 1 आए, 500 आए, 10 आए, 20 आए, 2/3 है, मतलब नहीं पॉजिटिव आया है। तो यहाँ पे स्टार बना के लिख देता हूँ, एट एक्स इक्वल टू 3 d2y डबल डेरिवेटिव अपॉन dx2 इज पॉजिटिव, hence at x इक्वल टू 3 y इज मिनिमम, ठीक है। अब हमें अगर y मैक्स निकालना हो तो y का फंक्शन ऊपर देख लेते, क्या लिखा था हमने, y फंक्शन x³ / 3 माइनस 5x² / 2 प्लस 6x, x³ / 3 माइनस 5x² / 2 प्लस 6x। अगर हमें y मैक्स चाहिए तो y मैक्स कितना था, x इक्वल टू 2 पे था, तो 2 का क्यूब बाई 3 माइनस 5/2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6x², ये सॉल्व करके y मैक्स मिल जाएगा आपका। अगर y मिनिमम चाहिए हमको तो x इक्वल टू 3 पे था, तो 3 का क्यूब बाई 3 माइनस 5/2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3, ये आपके पास आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, हमारे बताए हुए इस सॉल्यूशंस पे मैक्सिमम मिनिमम मैथ का एक बहुत अच्छा पार्ट होता है। इसमें मैंने फिजिक्स व्यू से बताया है, इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो कुछ जगह हमारे फंक्शंस मैंने एक ऐसे मन से बना के एक फंक्शन इसमें दे दिया है, करने का तरीका मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कुछ मैथ के बच्चे इसमें कुछ कमी निकाल सकते हैं, तो मैं मैथ नहीं सिखा रहा हूँ, मैं बेसिक मैथ दिखा रहा हूँ कि फिजिक्स में अगर कोई फंक्शन आता है तो उसमें ये हमारे सारे स्टेप्स यूज हो जाएंगे और वहाँ आंसर आपका सही आ जाएगा। बाकी मैक्सिमम मिनिमा के लिए कई बार मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, कभी मिनिमा नहीं एग्जिस्ट करता है, ऐसे बहुत चीज़ें मैथ में होती है, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं एक बेसिक मैथ पढ़ा रहा हूँ, डेप्थ में मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए इसमें आपको एरर मिल सकती है, बट फिजिक्स में आपको ये चीज़ कभी गलत नहीं होगी। जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इससे आपकी फिजिक्स सॉल्व हो जाएगी। इतनी बात क्लियर होगी। तो यहाँ तक हमने डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट कर लिया है। जिसको भी कोई दिक्कत है तो ये डिफ्रेंशिएशन पढ़ लेगा तो काइनेमेटिक्स आपकी यूज हो जाएगी। अब आते हैं इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में, अब यहीं पे जगह है, तो चलिए इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं। या ऐसा करते हैं, इंटीग्रेशन को वीडियो बड़ा हो रहा है, इतना कर लेते हैं, इंटीग्रेशन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट मेरा और ऑब्जर्व कर लीजिएगा। लेक्चर 5 बना दूंगा क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो चुका है, 48 मिनट्स का हो गया, तो नेक्स्ट इंटीग्रेशंस आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट आप फिर से देख सकते हैं, और जो भी आपको कोई दिक्कत आ रही है किसी फंक्शन सॉल्व करने, तो आप एज ए कमेंट छोड़ सकते हैं, तो कमेंट आप जा डालेंगे तो मैं कोशिश करूँगा वो आपको बता दूँ। एंड प्लीज़ जो भी बच्चे सीखना चाहते हैं एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। एक बहुत बेसिक तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, जस्ट लाइक ए बिगनर, कि बच्चे समझ जाएं इनको, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।